Hello, all of you. Welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो टारगेट रहेगी अपने किस पे, प्रैक्टिस बेस्ड एमसीक्यूज पे। और प्रैक्टिस बेस्ड एमसीक्यूज भी ऐसे नहीं कि भाई हम रैंडम एमसीक्यू सोल्व करवा रहे हैं। आपको जो प्रीवियस एम्स के एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू है वो ही हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे, ठीक है। तो एक तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एम्स किस तरीके के कौन से टॉपिक्स में से एमसीक्यू पूछता है, ठीक है। तो वैसे अब तो एग्जाम नियर बाई है तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है प्रिपरेशन को आपको करने के लिए, मगर फिर भी आपको शॉर्ट रिमाइंडर तो हो ही जाएगा, शॉर्ट रिवीजन तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। A patient present with recurrent miscarriage is now diagnosed with anti-phospholipid syndrome। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, रिकरेंट मिसकैरेज की यहाँ पे उसको कंडीशन हो रही है और अभी उसको डायग्नोज किया गया किसके लिए, एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम उसको हो गया है। व्हाट वुड बी द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हर। अब इस सिंड्रोम जो इसको डायग्नोज हुआ है तो इस सिंड्रोम के लिए क्या यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। आपको सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में इसी प्रकार के वर्ड मिलेंगे, बेस्ट, फर्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, प्रायोरिटी असेसमेंट, इस प्रकार के आपको वर्ड्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कौन सा ट्रीटमेंट है जो ऐसी कंडीशन के अंदर बेस्ट रहता है। एस्पिरिन ओनली, कि भाई आप जो है वो ओनली एस्पिरिन की मेडिसिन दोगे उसको। एस्पिरिन एंड लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, एस्पिरिन एंड लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन अलोंग विथ प्रेडनिसोलोन, ये क्या है, स्टेरॉइड है एक प्रकार का। एस्पिरिन विथ स्टेरॉइड, या फिर आप केवल और केवल क्या दोगे उसको, एस्पिरिन और स्टेरॉइड। तो देखिए आपसे एमसीक्यू में पूछा गया है कि उसको क्या हो गया है, पेशेंट को एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम हो गया। तो अब इस सिंड्रोम में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सिंड्रोम में होता क्या है। तो ये एक प्रकार का क्या है, इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसिंग डिसऑर्डर है। अब इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि ये क्या करता है, एंटीबॉडीज बना लेता है किसके खिलाफ, जो ब्लड के अंदर जो अपना जो प्रोटीन वगैरह रहते हैं, ठीक है, प्रोटीन इन ब्लड्स, ठीक है। अब जो अबनॉर्मल एंटीबॉडीज होती है वो किसके ऊपर एक्ट करती है, जो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह रहती है उसके ऊपर, ठीक है। अब जब ये ब्लड के ऊपर ये इस प्रकार से अटैक करती है तो ये क्या करती है, ब्लड क्लॉट करवा देती है, ठीक है। अब ये ब्लड क्लॉट होता है तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक तो आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर, तो ठीक है। और बाकी आगे जाके ये क्या करेगी, ऑर्गन को भी ये प्रॉब्लम पहुंचाता है। तो ये क्या हो गया, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। एबनॉर्मल एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है इसके अंदर जो किस पे अफेक्ट करती है। अब देखिए ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करना है आपको मेनली, ठीक है। ब्लड क्लॉट का प्रिवेंट किस प्रकार से करोगे, तो देखिए यहाँ पे जो बेस्ट आंसर जो रहेगा अपना वो क्या रहेगा, एस्पिरिन विथ लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। तो ये वाले जो ट्रीटमेंट है अपन इस पे पेशेंट के ऊपर अपन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो पेशेंट का जो है वो इफेक्टिवली ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो एस्पिरिन है ये क्या काम करती है, ये कर देगी क्या, ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ आर्किडोनिक एसिड टू थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है। ये एस्पिरिन क्या करेगी, आर्किडोनिक एसिड को जो है वो थ्रोम्बोक्सिन A2 के अंदर कन्वर्ट होने में ये ब्लॉक कर देगी, कन्वर्ट नहीं करने देगी। साथ साथ में और जो इसके साथ में अपन क्या देंगे, हिपेरिन देंगे, वो भी कौन सा, LMW, लो मोलिकुलर वेट का अपन जो हिपेरिन देंगे वो क्या करेगा, माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर थ्रोम्बोसिस जनरेट नहीं होने देगा, प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन माइक्रो सर्कुलेशन। इसकी वजह से आगे जाके वो कंडीशन है जो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है वो यहाँ पे पेशेंट को होगा नहीं।
और सिंड्रोम नहीं होगा तो उसको क्या होगा, मिसकैरेज भी नहीं होगा। तो इसका अपना बेस्ट आंसर क्या रहेगा इस एमसीक्यू का, एस्पिरिन एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। एस्पिरिन के आपको देखो डोज का अगर पूछ ले कि यहाँ पे अपनी डोज क्या रहेगी तो 60 to 80 mg अपन डोज रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, पेशेंट प्रेजेंट विथ ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट विथ टेमोक्सिफेन। ठीक है, मैंने आपको जो पहले क्लास में पढ़ाया था कि ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ड्रग रहती है, तो टेमोक्सिफेन। सी इज नाउ, एमसीक्यू है, सी नाउ प्रेजेंट विथ कंप्लेंट्स ऑफ ब्लीडिंग पर वेजाइना। अब उसको जो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट ले रही है, अब उसको क्या कंप्लेंट्स होने लग गई कि वेजाइना के थ्रू उसके क्या हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज, तो अब इसका जो है वो कॉज क्या है मोस्ट लाइकली, तो ऑप्शंस क्या है अपने पास में, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल पॉलिप या फिर फिब्रोइड यूट्रस। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक है, एंडोमेट्रियल कैंसर कहाँ होता है, तो जो यूट्रस की जो लाइनिंग रहती है, तो उसकी लाइनिंग के अंदर अगर कैंसर होना, वो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर। और मोस्ट कॉमन एज क्या रहती है एंडोमेट्रियल कैंसर होने की, तो अब मोर देन 50 ईयर की एज पे क्या होता है, या फिर पोस्ट मिनोपोजल। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये पोस्ट मिनोपोडल वाली एज के अंदर होता है। बट अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर है और वो फीमेल क्या ले रही है, टेमोक्सिफेन सिट्रेट ले रही है, तो उसको भी चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे क्या, कि एंडोमेट्रियल कैंसर होने को। अब टेमोक्सिफेन सिट्रेट क्या करती है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, एंड प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। बट ये क्या कोज कर सकती है, एंडोमेट्रियल कैंसर को कोज कर सकती है टोमोक्सिफेन सिट्रेट। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना क्या है, ए कपल कम टू क्लिनिक विद कंप्लेंट्स ऑफ इनफर्टिलिटी। एक कपल है वो क्लिनिक पे आता है और वो कंप्लेंट कर रहा है इनफर्टिलिटी की। ठीक है, उनको जो है फीमेल को जो क्या है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। ऑन एग्जामिनेशन हर हस्बैंड हैड गायनेकोमेस्टिया। अब जब एग्जामिनेशन करते हैं दोनों का, तो उसके हस्बैंड में क्या देखने को मिलता है, गायनेकोमेस्टिया एंड टॉल स्टेचर। ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबल डायग्नोसिस। अब इसके लिए जो है वो पॉसिबल डायग्नोसिस क्या बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, पॉसिबल डायग्नोसिस मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ऑप्शंस क्या अपने पास में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, स्वेयर सिंड्रोम या फिर टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। ठीक है, हस्बैंड को क्या हो गया है, गायनेकोमेस्टिया हो गया, अब नॉर्मल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट वहां पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हस्बैंड के अंदर, और टॉल स्टेचर है, लंबाई भी उसकी काफी देखने को मिल रही है। तो देखिए अगर ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है मेल के अंदर, तो हो सकता है उसको क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ठीक है, क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है किसको अफेक्ट करता है, मेल्स को अफेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ऑल्सो कोल्ड, सबसे पहले इसके हम क्या नाम से डिनोट कर सकते हैं, ऑल्सो कोल्ड एक्स एक्स वाई सिंड्रोम। अब इस एक्स एक्स वाई सिंड्रोम से क्या समझोगे, ए जेनेटिक कंडीशन in which a male born with an extra copy of X chromosome। ठीक है, मेल के अंदर जनरली क्या होना चाहिए, एक्स वाई, और फीमेल के अंदर क्या होता है एक्स एक्स। बट मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है किसकी, एक्स की, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्स वाई सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम क्या कहलाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। किसके अंदर होता है, ओनली एंड ओनली किसके अंदर, मेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। अब इस सिंड्रोम के अंदर मेल्स के अंदर होता क्या है, अगर वो बच्चा है तो आपको वहाँ पे क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो जो उसकी है वो मोटर स्किल, एक तो वो क्या रहेगी उसकी, डिक्रीज रहेगी, एंड हाइपोटोनिया।
ठीक है, इस प्रकार के साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। बट अगर वो क्या है, जब वो एडल्ट होता है तब उसके क्या रहते हैं, जो टेस्टिस रहते हैं वो फुली डेवलप नहीं होते हैं, फुली डेवलप नहीं हो पाते हैं, या फिर उनकी साइज जो है वो कैसी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही लेस अमाउंट के अंदर क्या जनरेट करते हैं, स्पर्म, जिसकी वजह से जो है वो फर्टिलिटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, एकदम लेस अमाउंट के अंदर होते हैं, तो वो फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं रहते हैं। इसे हमने क्या कहा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और साथ में देखो, ये जो टेस्टिस है, इनका ये जो बहुत ही कम अमाउंट में क्या रिलीज करेंगे, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट तो यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा, बट इन कंपेरेटिवली वो मेल्स के अंदर भी एस्ट्रोजन पाया जाता है, बट टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन के द्वारा उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। बट अब देखिए, इन कंडीशन के अंदर इनमें क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा कम रहेगा, तो इन कंपेरेटिवली एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ावा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है पेशेंट को गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया के अंदर क्या होता है, मेल बूब्स वगैरह। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो एक प्रकार की ये कंडीशन है जिसके अंदर अपन सर्जरी वगैरह परफॉर्म करवा के इसको करेक्ट किया जा सकता है, मेडिसिन वगैरह से केवल हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं, बट एक बार जब ये हो चुका है तो फिर इसको अपन सर्जरी के द्वारा ही इसको ठीक किया जाता है। बहुत सारी ड्रग्स होती है जो गायनेकोमेस्टिया कोज करवाती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर, टर्नर सिंड्रोम। अपना आंसर क्या हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बट देखिए, अगर एमसीक्यू आपसे थोड़ा चेंज करके वो पूछ ले कि बोलते भाई एक फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ओवेरीज है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखने को मिले हैं, पेशेंट के अंदर कम देखने को मिले हैं, तो अब यहाँ पे क्या आपका आंसर बदल जाएगा। अब आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, टर्नर सिंड्रोम। क्योंकि टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, देखिए, अफेक्ट, फर्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है इससे, अफेक्ट ओनली फीमेल्स। टर्नर सिंड्रोम है वो ओनली एंड ओनली किस में होता है, फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में क्यों होता है, क्योंकि वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग। ठीक है, फीमेल के अंदर डबल एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ये वाले, बट फीमेल के अंदर क्या रहता है, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। तो इस वजह से इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। अब देखिए जो स्वेयर सिंड्रोम है, ठीक है, स्वेयर सिंड्रोम, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, लाइक जो मेल है, उसके अंदर क्या रहता है, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम रहते हैं, बट इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल के, ये किस प्रकार के रहेंगे, फीमेल के। ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम के होते हुए भी जो फीमेल मेल है उसके अंदर जो है वो यूट्रस भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके जो क्लिटोरिस रहता है, यूट्रस के पास जो वेजाना का पार्ट रहता है, वल्वा का पार्ट रहता है, क्लिटोरिस, वो वहाँ पे एनलार्ज रहता है। ठीक है, इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं, स्वेयर सिंड्रोम। एक्स वाई क्रोमोसोम के होते हुए भी फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के आना, इसे हम क्या कहते हैं, स्वेयर सिंड्रोम। फीमेल्स की तरह वो दिखने लगता है, मगर उसके क्रोमोसोम कैसे हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्या है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। अब देखिए अपना लास्ट वन क्या है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसे हम क्या कर सकते हैं, एंड्रोजन से इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अब एंड्रोजन से आप क्या समझ सकते हो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन अपने लिए क्या है, एंड्रोजन है। तो अब ऐसे कंडीशंस के अंदर क्या होते हैं, जो एंड्रोजन्स के लिए जो पर्सन है या फीमेल है, वो क्या करती है, इनसेंसिटिव हो जाती है, किसी प्रकार के उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डेवलप नहीं होते हैं। लाइक आप समझ सकते हो कि एक मेल है, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक्स वाई पैटर्न देखने को मिल गया आपको उसके अंदर, बट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको किस प्रकार देखने को मिलेंगे, स्वेयर सिंड्रोम के जैसे। ठीक है, बट स्वेयर सिंड्रोम में क्या हो रहा था कि एंड्रोजन्स के खिलाफ इनसेंसिटिविटी नहीं देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो अपने एंड्रोजन्स है उनके खिलाफ इनसेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगे उसके अंदर, फीमेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। ठीक है, वेजाइना वगैरह होगी ऐसे पर्सन को, बट ऐसे पर्सन को वेजाइना के साथ में क्या देखने को मिलेंगे, टेस्टिस, वो भी कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स है अपने एमसीक्यूज है जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, ए 16-year अनमेरिड गर्ल केम फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन लगवानी आई है, 16 ईयर की फीमेल है और अनमेरिड है।
विच वैक्सीन इज टू बी गिवन, अब उसको कौन सी वैक्सीन लगाओगे आप, गार्डसिल, रेबाविक, बायोवेक या फिर टीवैक, कौन सी वैक्सीन है जो यहाँ पे प्रायोरिटी से आप जो पेशेंट को यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गार्डिसिल वैक्सीन को अपन क्या करेंगे यहाँ पे, एचपीवी जो है वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये क्या कोज करता है, सर्वाइकल कैंसर कोज करवाने में हेल्प करता है। तो हेल्प तो क्या करता है, मतलब अब अपने लिए तो वो हेल्प नहीं है, जिस फीमेल में होता है उसके लिए तो वो हेल्प नहीं है, बट ये कोज करता है। ठीक है, तो एचपीवी के लिए अपन दो वैक्सीन काम में लेते हैं, एक कौन सी है गार्डेसिल, दूसरी कौन सी होती है सर्वावेक, एंड सेकंड कौन सी है गार्डेसिल। तो गार्डेसिल वो कौन सी है, वो एक प्रकार की फॉरेन कंट्री है, वो क्या करती है, फॉरेन कंट्रीज से बन के आती है अपने गार्डेसिल वैक्सीन। बट एग्जाम में एमसीक्यू पूछते हैं कि इंडियन बेस्ड कंपनी ये कौन सी है जो एचपीवी के लिए इंडियन बेस्ड यहाँ पे वैक्सीन बनाती है, तो वो कौन सी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या बनाया था, अपने जो कोविड-19 के लिए भी वैक्सीन बनाई थी, और सर्वावेक वैक्सीन है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के खिलाफ वैक्सीन इन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो ये क्या है, इंडियन बेस्ड कंपनी है, और ये गार्डेसिल क्या है, आउट ऑफ इंडिया, लाइक यूके यूएस उधर कहीं बनती होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि बाकी की जो वैक्सीन है, देखो रेबाविक, तो रेबाविक जो है वो मेनली किसके लिए काम में ली जाती है, तो रेबीज वैक्सीन के लिए, एक प्रकार की क्या है, ये रेबीज की वैक्सीन है। इसके बाद में देखिए बायोवेक, तो बायोवेक है वो किसके प्रिवेंशन के लिए, हेपेटाइटिस ए के प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, फ्रीज ड्राइड लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है ये। ठीक है, हेपेटाइटिस ए को ये प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट कौन सी है, टी वेक, तो ये टी वेक किसके लिए काम आती है, टिटेनस के लिए। तो अपना आंसर कौन सा आएगा करेक्ट, गार्डेसिल। अब देखिए गार्डेसिल से और क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं इन दोनों से, तो देखिए ये जो अपनी सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन होती है वो तीन कैटेगरी की देखने को मिलती है। फर्स्ट आती है बाईवेलेंट, सेकंड आती है क्वाड्रिवेलेंट, एंड थर्ड आती है 9 वेलेंट। ठीक है, इसको अपन 9V एचपीवी के नाम से भी अपन यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, जो बाईवेलेंट रहती है, तो बाईवेलेंट के अंदर कौन सी ड्रग, कौन सी वैक्सीन आती है हमारी, कौन सी, सर्वाविक्स। तो ध्यान में रखना, देखो मैंने यहाँ पे क्या नाम लिखा है, सर्वावेक, और ये कौन सी है, सर्वाविक्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सर्वावेक अलग वैक्सीन है और सर्वाविक्स अलग वैक्सीन है। ठीक है, बट इंडिया के अंदर बनाई गई है, तो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, सर्वावेक। ठीक है, तो बाईवेलेंट से आप क्या समझोगे कि ये जो हिपेटाइटिस सॉरी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, उसके जो कितने सब टाइप को, किस कौन कौन से सब टाइप को अफेक्ट करती है, 16 और 18। ये एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बना हुआ है आपका, डायरेक्ट एमसीक्यू बना हुआ है कि बाईवेलेंट हेपेटाइटिस वैक्सीन कौन से सॉरी बाईवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन उसके कौन से वायरस के सब टाइप को अफेक्ट करती है, तो 18 और 16। इसके बाद में एमसीक्यू बनता है क्वेश्चन क्वाड्रिवेलेंट, इसको अपन क्या नाम से जानते हैं, गार्डसिल। ठीक है, क्वाड्रिवेलेंट को हम क्या कहते हैं, गार्डसिल, और ये कितने सब टाइप को अफेक्ट करती है, तो 6 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर, ये एचपीवी के सब टाइप है, इसको ये अफेक्ट करती है, कैंसर से प्रिवेंट करती है। और यहाँ पे क्या देखो, अगर आप एमसीक्यू बन जाए कि मोस्ट प्रिवेंटेबल, ठीक है, हेपेटाइटिस जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट वैक्सीन कौन सी है, तो 9 वेलेंट वैक्सीन बेस्ट रहती है, क्योंकि ये कितने 9 यहाँ पे वेलेंट है, इसको यहाँ पे जो 9 प्रकार के सब टाइप है उसको भी ये क्या करती है, अफेक्ट करती है, सर्वाइकल कैंसर होने से प्रिवेंट करती है। ये कौन कौन से है, 6 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 31 नंबर, इसके बाद में 33 नंबर, 45, 52, और एक नंबर और होता है वो कौन सा अपना 58। ठीक है, तो इतने सब टाइप को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप तो इन दो को याद रखना। ठीक है, अगर इनसे ज्यादा आपको ऑप्शन में मिले तो वो कौन सी है, 9 वेलेंट की वैक्सीन है। ठीक है, ऐसे आपको रैंडम सब टाइप तो देगा नहीं, क्योंकि इसके पास में खुद के पास में देने के लिए बहुत से सब टाइप है,
ठीक है। तो बस आप तो केवल 16, 18, 6 और 11 ये 4 सब टाइप आप याद रखो, और इनके लिए कौन कौन सी वैक्सीन यहाँ पे अफेक्ट करती है इनको, वो भी ध्यान में रखना। अब देखो एक और एमसीक्यू बनता है कि एडजुवेंट क्या मिलाया जाता है इन वैक्सीन के अंदर, क्या है कि कुछ एडजुवेंट मिलाया जाता है, तो वो एडजुवेंट का क्या नाम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एमसीक्यू बन सकता है, तो ध्यान में रखना, बस पता होना चाहिए अपने को कि नेक्स्ट एग्जाम के अंदर पूछ ले कि भाई इसकी डोज क्या रहती है, तो डोज क्या रहती है 0.5 ml, ठीक है, 0.5 ml डोज रहती है। IM इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है हमें, और इनका जो टाइम ड्यूरेशन वो कितना रहता है 11 to 12 ईयर की एज पे, और कुछ बुक्स के अंदर जो है वो 9 to 26 ईयर की एज के ऊपर ही अपन देते हैं, बट अपना आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, 11 to 12 ईयर। अपने जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आंसर ही यहाँ पे करेक्ट माने जाते हैं, ठीक है। बट बेस्ट आंसर में क्या रहता है 9 to 12 ईयर के एज के ऊपर अपन क्या लगा लेते हैं, अपन यहाँ पे जो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपन वैक्सीनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 11 to 12 ईयर पे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया, ठीक है। आपसे एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि एनेस्थेसिया की स्टेज बताइए, और ऐसी स्टेज कौन सी है जिसमें सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सर्जिकल एनेस्थेसिया के बारे में पूछा है, और यहाँ पे क्या देखने को मिला, आई रोलिंग, देन बिकम फिक्स्ड एंड कॉर्नियल एंड लेरिंजियल रिफ्लेक्स आर लॉस्ट, ठीक है। तो वापस एक बार एमसीक्यू समझेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऐसी कौन सी एनेस्थेसिया की स्टेज जिसके अंदर आपको क्या कैरेक्टराइज मिल सकते हैं, कि एक तो स्टेज को हम क्या कहेंगे सर्जिकल एनेस्थेसिया की स्टेज कहेंगे, दूसरा इस स्टेज में क्या होगा आई रोलिंग होगी, और उसके बाद में क्या होगा आई रोलिंग होना शुरू होगी और फिक्स हो जाएगी एक जगह पे, फिर बाद में कॉर्नियल एंड लेरिंजियल रिफ्लेक्स भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं लॉस्ट हो सकते हैं। इसी स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो ये कौन सी स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो देखिए अपन आप भी डिस्कस करने वाले हैं स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया। तो मेनली यहाँ पे कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है, वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू बनता है 100% इस स्टेज से एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। ये भी जैसे एग्जाम के अंदर आपके नोटसेट में एमसीक्यू पूछा हुआ है, तो आगे भी इससे एमसीक्यू बन सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की। तो देखो फर्स्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन स्टेज। एकदम अपन शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, जरा डीप में अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि और भी अपने को एमसीक्यू सोल्व करने हैं। फर्स्ट वन स्टेज कौन सी होती है, इंडक्शन स्टेज। तो इस स्टेज के अंदर अपन क्या कहते हैं, इसको अपन स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया एंड स्टेज ऑफ डिसओरिएंटेशन भी अपन कह सकते हैं। तो इस लाइन से आप क्या समझते हो, पीरियड बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडक्शन एजेंट एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब क्या हो गया, इसके अंदर हमने क्या किया, इंडक्शन एजेंट को देना स्टार्ट किया, बट अभी तक पेशेंट जो है वो पूरा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस उसमें नहीं देखा गया है, ठीक है, डिसओरिएंटेड ही हुआ है बस पेशेंट, ठीक है। अपन ने जैसे एनेस्थेटिक एजेंट उसको दिए, ठीक है, इनहेलेशन के द्वारा आइसोप्रोपेन और ये वगैरह अपन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब उसको अपन प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके अंदर डिसओरिएंटेशन होना शुरू होता है, जब बट वो क्या है कि पूरी तरीके से अनकॉन्शियस नहीं होता है। इसके बीच की स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्टेज फर्स्ट, जिसे हम क्या कहते हैं इंडक्शन स्टेज। सेकेंड स्टेज को अपन क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट स्टेज। और इसी से एमसीक्यू बनेगा, देखो दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज डिलीरियम स्टेट या फिर डिलीरियम स्टेज।
एमसीक्यू बनता है कि एनेस्थेसिया की कौन सी स्टेज के अंदर डिलीरियम के साइन सिम्टम आते हैं, तो स्टेज 2 के अंदर। इस स्टेज के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, तो पेशेंट का जो रेस्पिरेशन है और पेशेंट की जो हार्ट रेट वो कैसी हो जाएगी, इररेगुलर। और साथ में क्या देखने को मिलेगा, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट। और क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, वॉमिटिंग। और क्या देखने को मिलेगा, सस्पेंशन ऑफ ब्रीथिंग। सस्पेंशन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग रेट भी उसकी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और साथ में क्या देखने को मिलेगा, प्यूपिलरी क्या देखने को मिलेगा, डायलेशन। ठीक है, इसकी वजह से इन सब की वजह से क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट जो है वो कैसा होगा, डेलीरियस। यहाँ पे उसको क्या है कि साइन सिम्टम्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए इस स्टेज के अंदर क्या होता है, एक्साइटमेंट वाली स्टेज होती है, पेशेंट को वोमिटिंग की वजह से पेशेंट को जो है वो एस्पिरेशन की रिस्क भी रहती है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, रैपिड एक्टिंग ड्रग्स को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, रैपिड एक्टिंग ड्रग्स को यूज करने के बाद में अपन क्या करते हैं कि देखो, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, और ब्रीथ, यहाँ पे ब्रीथ, कंप्लीट ब्रीथ का सिलेशन ना हो जाए, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस स्टेज को एज सुन एज पॉसिबल, इससे अपन थर्ड स्टेज में पहुंचाने की कोशिश करते हैं पेशेंट को। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, इसलिए अपन क्या करते हैं, रैपिड एक्टिंग ड्रग को अपन काम में लेते हैं टू प्रोमोट पेशेंट इनटू थर्ड स्टेज। ठीक है, ज्यादा देर तक इस स्टेज के अंदर पेशेंट को रखना पेशेंट के लिए डेंजरस रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस स्टेज को कम से कम टाइम के अंदर कंप्लीट करके पेशेंट को जो थर्ड स्टेज के अंदर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस स्टेज को हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट डेंजरस स्टेज। ठीक है, मोस्ट डेंजरस किसमें, जब अपन इंडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट यहाँ पे स्टेज, यहाँ पे इसके अंदर मोस्ट डेंजरस स्टेप है कि जब इतनी डेंजरस है तो अपन करते क्यों है, बट इसके अंदर क्या होता है, एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं पेशेंट के लिए, इसलिए इसको थोड़ा क्या है कि मोस्ट डेंजरस स्टेप के अपन यहाँ काउंट करते हैं। एग्जाम के अंदर एमसीक्यू नहीं पूछा गया अब तक कि भाई मोस्ट डेंजरस स्टेप कौन सी होती है, बट इसको अपन क्या करते हैं, रैपिडली कंप्लीट करना होता है। इसके बाद में बात करते हैं थर्ड स्टेज की। तो ये भी आप ध्यान में रखना, मोस्ट डेंजरस स्टेज कौन सी होती है, एक्साइटमेंट और डिलीरियम स्टेज। अब थर्ड स्टेज जो होती है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सर्जिकल एनेस्थेसिया स्टेज। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट होगा, देखो सबसे पहले अभी मैं इसको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या पूछा गया, ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके अंदर सर्जिकल एनेस्थेसिया किया जाता है, तो स्टेज नंबर थर्ड अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस स्टेज में होता क्या है। देखो ये आई रोल भी होती है स्टेज के अंदर, उसके बाद में आई रोल है वो एकदम फिक्स हो जाएगी, कोर्निया भी एकदम फिक्स हो जाएगा, लेरेंजियल रिफ्लेक्स भी लॉस्ट हो जाएंगे। अब ये भी कब होते हैं, ये भी अपन देखेंगे क्योंकि एमसीक्यू बनता है इससे। तो थर्ड स्टेज कौन सी होती है, सर्जिकल एनेस्थेसिया। अब इसको सर्जिकल एनेस्थेसिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो स्केलेटल मसल्स के जो रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और वोमिटिंग जो है इस स्टेज के अंदर क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। और यहाँ पे क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, रेस्पिरेशन का जो है वो क्या, डिप्रेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, पेशेंट जो है वो खुद से रेस्पिरेशन नहीं कर पाता इस स्टेज के अंदर, इसलिए अपन क्या करते हैं, इंट्यूबेशन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेशेंट को। अब इस स्टेज के अंदर भी देखिए क्या देखने को मिलता है आपको, 4 प्लान्स के अंदर इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट के अंदर हम क्या होता है, सबसे पहले तो ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन सीजेशन एंड आई बॉल का भी क्या हो जाता है, सीजेशन हो जाता है, एक जगह पे वो क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। तो सबसे पहले आई क्या करेगी, रोल करेगी यहाँ पे, ठीक है, घूमेगी आई, उसके बाद में एक जगह पे वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। कौन सी स्टेज के अंदर, स्टेज फर्स्ट के अंदर। ठीक है, थर्ड स्टेज का भी फर्स्ट पार्ट है ये। इसके बाद में सेकंड पार्ट के अंदर क्या होता है, फ्रॉम सीजेशन ऑफ आई बॉल टू बिगिनिंग ऑफ पैरालिसिस इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस की जो मसल्स होती है उनका भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पैरालिसिस होना शुरू हो जाएगा। ये कौन सी स्टेज होगी, स्टेज 2। अब देखिए स्टेज थर्ड के अंदर क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ पैरालिसिस के साथ साथ में और क्या देखने को मिलेगा,
कॉर्नियल एंड लेरिंजियल रिफ्लेक्स आर लॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इंटरकोस्टल स्पेस की जो मसल्स थी उसके पैरालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट के साथ में जो कॉर्नियल और जो लेरिंजियल रिफ्लेक्स है वो भी यहाँ पे क्या होता है, लॉस्ट हो जाते हैं। और ये देखो आपके यहाँ पे लिखा गया है कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड लेरिंजियल रिफ्लेक्स ये दोनों क्या हो गए, लॉस्ट होते हैं। कौन से स्टेज में होते हैं, थर्ड स्टेज में। अब देखिए इसका फाइनल पार्ट कौन सा होता है, इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट इंटरकोस्टल पैरालिसिस प्लस डायफ्रैगमेटिक पैरालिसिस। ठीक है, डायफ्रैगमेटिक मसल्स का भी यहाँ पे, डायफ्राम का भी क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स का भी पैरालिसिस हो जाएगा। पेशेंट को जो है वो कंप्लीटली वेंटिलेटर पे रखेंगे। ठीक है, एनेस्थीसिया मशीन के यहाँ पे सपोर्ट देंगे इंट्यूबेशन के द्वारा, या फिर जो इंट्यूबेट करेंगे पेशेंट को उसके द्वारा उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये कौन सी स्टेज होगी, सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज कौन सी होती है, थर्ड स्टेज। इसके बाद में फोर्थ स्टेज आती है, स्टेज नंबर 4। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन एज ओवरडोज स्टेज। इसके अंदर क्या हो रहा है, एनेस्थेटिक एजेंट का क्या हो जाता है, यहाँ पे ओवरडोज हो जाता है। इस अब जब ये ओवरडोज हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, सीवियर ब्रेन स्टीम एंड मेडुलरी डिप्रेशन। इन दोनों के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और इन दोनों के जो एक्शन है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे या फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड पोटेंशियल कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स। एंड पेशेंट की क्या हो सकती है, स्टेज के अंदर डेथ भी हो सकती है। तो ये कंप्लीट अपनी कौन सी होगी, चारों स्टेज होगी। इंडक्शन स्टेज, इंडक्शन स्टेज के बाद में हमने बात की स्टेज ऑफ डिलीरियम स्टेज, डिलीरियम के बाद में हमने बात की सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज। इसके बाद इसके अपन ने चारों टाइप के ये अपने को पैरामीटर हमको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में कौन सी स्टेज होगी, फाइनल स्टेज, स्टेज ऑफ ओवरडोज स्टेज। ठीक है, तो इस इन सबको अपन ने क्या कहा, सर्जिकल एनेस्थीसिया की स्टेज हमने, सॉरी एनेस्थीसिया की स्टेज कही, और अपन ने अपना आंसर भी देख लिया एग्जाम के अंदर, इससे आंसर बनता भी है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन इमरजेंसी यूनिट you have received a male trauma victim while monitoring the vital sign, the victim arterial oxygen saturation is 88%। आपने क्या है, इमरजेंसी यूनिट में आप काम कर रहे हो और आपको एक ट्रॉमा का पेशेंट मिला है, मेल पेशेंट मिला है, और आप उसका जो उसने आपने जो उसका आर्टियल ऑक्सीजन सेचुरेशन देखा उसके अंदर क्या रेट थी, 88% उसका था कितना, सेचुरेशन। द डॉक्टर ऑर्डर टू स्टार्ट द ऑक्सीजन थेरेपी, डॉक्टर ने अब क्या कहा कि इसको ऑक्सीजन थेरेपी शुरू कीजिए। विच ऑक्सीजन डिवाइस शुड बी बेस्ट सूटेड फॉर दिस पेशेंट। अब इस पेशेंट के लिए कौन सी डिवाइस जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी की बेस्ट सूटेड होगी या फिर एकदम बेस्ट तरीके से काम करेगी। ठीक है, सिचुएशन कितना है, 88%। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, सिंपल फेस मास्क, नॉन रिविदर मास्क, फेस टेंट, या फिर नेजल कैनुला। किसके द्वारा जो है आप इसको ऑक्सीजन दोगे। ठीक है, अच्छा एमसीक्यू है, पूछा गया एमसीक्यू है। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, नॉन रिविदर मास्क। ठीक है, एनआरबीएम। एनआरबीएम की FiO2 कितनी होती है, नियर बाई टू 95 टू अपन कितना रहता है, 100% तक इसका क्या रख सकते हैं अपन, FiO2 को अपन मेंटेन करके रख सकते हैं। इसलिए इसलिए अपन क्या करते हैं, इस पेशेंट को जो है वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की चाहिए। बाकी फेस मास्क, फेस टेंट, नेजल कैनुला से इतनी परसेंट की अपन FiO2 पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करवा सकते। बेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, नॉन रिविदर मास्क की यहाँ पे क्या रहेगी, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पे बेस्ट चॉइस ऑफ इक्विपमेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, यू आर प्रोवाइडिंग ट्रेकेस्टोमी केयर टू ए पेशेंट। आप क्या कर रहे हो, ट्रेकेस्टोमी केयर कर दे रहे हो एक पेशेंट को, एंड व्हील चेंजिंग द ट्रेकेस्टोमी टाइज। अब आप देखो ट्रेकेस्टोमी अपनी ट्यूब होती है, इसके दोनों साइड में क्या रहती है, टाई रहती है। ट्रेकेस्टोमी को अपन यहाँ पे होल्ड करने के लिए अब जो है टाई को चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो टाई को चेंज आप एवरीडे कर सकते हो, या फिर जब कभी भी वो जब कभी वो गंदी रहती है उसको उसी टाइम चेंज करना चाहिए। ठीक है, ऐसे वेट नहीं करेंगे भाई एक दिन के बाद ही चेंज करेंगे या फिर हेवी शिफ्ट चेंज करेंगे। ठीक है, जब कभी आपको टाई गंदी दिखे आपको चेंज करनी है, क्योंकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है।
ठीक है। अब क्या है, टाई आप चेंज करने वाले हो। द पेशेंट कफ एंड एक्सीडेंटली ट्यूब इज डिस्क्लोज्ड। अब क्या किया पेशेंट ने, क्या किया, कफ किया, ठीक है, इरिटेशन होती है, टाई वगैरह चेंज करते हैं तो, और ट्यूब क्या हो चुकी है, डिस्क्लोज हो चुकी है, जहां पे उसका प्लेसमेंट है वहां से वो हट गई है। सेलेक्ट द बेस्ट इमीडिएट एक्शन, ठीक है, इस प्रकार के एमसीक्यू आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपको देखो वर्ड्स को पकड़ना आना चाहिए, एमसीक्यू एकदम इजी आएंगे, और आप जब एग्जाम देके आओगे और आपको जब एमसीक्यूज वगैरह मिलेंगे, फिर आप जब फ्री माइंड से, देखो एग्जाम में स्ट्रेस होता है, आफ्टर एग्जाम स्ट्रेस नहीं होगा, और अब फिर आप जब पेपर देखोगे और आपको ऐसे एमसीक्यूज दिखेंगे, आपको लगेगा कि यार मेरा ये एमसीक्यू कैसे गलत हो सकता है, ये तो बहुत ईजी है। बट एग्जाम में क्या होता है, आवर थिंकिंग या फिर आवर स्ट्रेस से अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। मगर हमें क्या करना है कि एकदम इजी से आंसर पढ़ने, 3 घंटे एकदम सफिशियंट टाइम है। ऐसा नहीं कि 200 एमसीक्यू है 3 घंटे में, कैसे होगा। तो देखो कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो आपके 5 सेकंड 10 सेकंड में भी कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो आपके 2 से 3 मिनट भी पूरे आपके यूज करेंगे, 5 मिनट तक यूज करेंगे, तो उनको देना है, ठीक है। ऐसे टाइम का कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं रहेगा, पूरे 3 घंटे मोर देन इनफ टाइम है अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हो तो, ठीक है। एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। अगर एमसीक्यू समझ में नहीं आया तो क्या करना है आपको, फिर से आपको एमसीक्यू पढ़ना है, फिर से आपको देखो एक एक रेशनल को पढ़ना है। फिर भी एमसीक्यू समझ में नहीं आया तो रेशनल पढ़ के आप फिर एमसीक्यू पढ़िए। अगर आप 2 से 3 बार एमसीक्यू पढ़ोगे तो कंफर्म आपके एमसीक्यू समझ में आएगा। और फिर भी अगर वो आपको एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप उस एमसीक्यू को छोड़ दीजिए, फिर उसको करने का आपको नीड नहीं है, क्योंकि आपने हो सकता है वो टॉपिक ही नहीं पढ़ो, है ना। बट ऐसे डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन देख के अगर आप छोड़ोगे तो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में तो होते ही थोड़े लेंथी एमसीक्यूज है, तो प्रिपेयर रहना लेंथी एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि मैं भी वो एग्जाम के अंदर आ जाए, ठीक है। नहीं आते हैं तो अच्छी बात है, आप शॉर्ट एंड इजी आंसर आपको मिल जाएगा, बट लेंथी एमसीक्यूज भी देगा एम्स। तो देखिए आप क्या कर रहे हो, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का यहाँ पे टाई चेंज कर रहे हो पेशेंट की, उसने क्या किया, कफ किया, और टाई जो सॉरी ट्रेकेस्टोमी ट्यूब जो क्या हो गई, डिस्क्लोज हो गई, और उसके अंदर यहाँ पे बेस्ट इमीडिएट एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द नर्स इन दिस सिचुएशन। अब आप एक नर्स हो और आपको यहाँ पे बेस्ट इमीडिएट एक्शन आपको क्या लेना है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इन्फॉर्म द डॉक्टर, आपको क्या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, या फिर ग्रेस्प द रिटेंशन सूचर टू स्प्रेड द ओपनिंग। देखो टाई जहाँ लगती है वहां पे क्या रहता है, रिटेंशन सूचर से अपन क्या कर सकते हैं, ओपनिंग को ओपन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, कॉल द रेस्पिरेटरी थेरेपी डिपार्टमेंट टू रीइंसर्ट द ट्रेकोस्टोमी। ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को रीइंसर्ट करने के लिए आपको रेस्पिरेटरी थेरेपी डिपार्टमेंट को कॉल करना है, या फिर कवर द ट्रेकोस्टोमी साइट विद स्टेराइल ड्रेसिंग टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। या फिर उसको क्या करना है, ड्रेसिंग से कवर कर दो, स्टेराइल ड्रेसिंग से, ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल अपने को इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करना है, मगर आपको क्या पूछा है यहाँ पे, बेस्ट इमीडिएट एक्शन पूछा है कि आपको इमीडिएट एक्शन क्या है। इमीडिएट एक्शन के लिए आप क्या करोगे, उसका आपकी प्रायोरिटी किसको जाएगी, एयरवे को, कि भाई उसका एयरवे पेटेंट रहना चाहिए। बाकी के ऑप्शन अगर इन्फेक्शन होता है तो बट कोई बात नहीं, एक बार का हो देने दीजिए, एंटीबायोटिक से अपन कवर कर लेंगे। मगर अगर एयरवे यहाँ पे कोलेप्स हो गया, पेशेंट मर गया, तो आप इन्फेक्शन नहीं भी होगा तो आप कैसे क्या किस प्रकार से पेशेंट को बचाओगे। तो अपना आंसर क्या रहेगा, ग्रेस्प द रिटेंशन सूचर्स टू स्प्रेड द ओपनिंग, ठीक है। अपने क्या करना है, मेनली ट्रेकोस्टोमी ट्यूब की ओपनिंग को अपन को ओपन रखना, ताकि उसका एयरवे पेटेंट रहे, एयरवे वहां पे कोलेप्स ना हो। तो ये आंसर अपना क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और अगर ऑप्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिले, ट्रेकियल डायलेटर, तो आप ट्रेकियल डायलेटर की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, ओपनिंग को आप मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है। देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपको ओपनिंग बनाए रखना है, बाकी आप जिस प्रकार से भी बनाते हो वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। ओपनिंग बना के रखना है, बाकी के सारे ऑप्शन जो क्या है वो क्या होंगे, सेकेंडरी होंगे। कॉल फॉर हेल्प आप बाद में करोगे सब चीज, ठीक है, या फिर बाद में जो पास में जो बेड्स पे नर्सेज वगैरह होती है उनको भी आप बोल दोगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, कॉल फॉर हेल्प वगैरह बाकी वो लोग कर देंगे, बस आप तो पेशेंट पे फोकस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, यू आर असाइंड टू प्रोवाइड केयर टू ए पेशेंट एडमिटेड विथ क्रोनिक सीओपीडी। आप एक क्या हो, असाइन कर रहे हो, आपके पास में एक पेशेंट है, किसका पेशेंट है, सीओपीडी का, और आप उसको क्या कर रहे हो, केयर प्रोवाइड कर रहे हो। विच नर्सिंग एक्शन बेस्ट प्रोमोट एडिक्वेट गैस एक्सचेंज, ठीक है। देखो सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक प्रकार की इस प्रकार प्रॉब्लम है, जिसके अंदर एडिक्वेट एंड फिक्स अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं देते हो तो क्या होगा, रेस्पिरेशन का जो सेंटर के अंदर जो स्टिमुलस होते हैं CO2 के लिए, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, काम करने बंद कर देंगे, और जो ऑक्सीजन वगैरह का जो CO2 के जब CO2 डिक्रीज थी तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन जो अपने जो स्टिमुलेंट हो गया, ब्रीथिंग पैटर्न अपना वापस ठीक करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो वो क्या होता है, अफेक्ट होते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं देते हो तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच नर्सिंग एक्शन बेस्ट प्रोमोट टेक्निक एडिक्वेट गैस एक्शन। एडिक्वेट गैस एक्शन करना बहुत जरूरी है, तो किसके द्वारा आप कर सकेगो, ठीक है। ऑप्शन क्या है, किसके द्वारा आप कर पाओगे, एनकरेजिंग द पेशेंट टू ड्रिंक 3 ग्लास ऑफ फ्लूइड
डेली आपको क्या है, एनकरेज करना है पेशेंट को कि आपको डेली 3 गिलास पानी पीना है। कीपिंग द पेशेंट इन सेमी फोल्डेड पोजिशन, ओके ठीक है, सेमी फोल्डेड पोजिशन में आप लंग्स वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से एक्सपांड होने में मदद मिलेगी उसको, ठीक है। ऑप्शन सी, यूजिंग हाई फ्लो वेंचुरी मास्क टू डिलीवर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब, आपको क्या करना है, वेंचुरी मास्क को आपको यूज करना ताकि ऑक्सीजन जो प्रिस्क्राइब है वो उसको देनी है, या फिर एडमिनिस्टर सेडेटिव एज प्रिस्क्राइब, या फिर उसको क्या कर दो, सेडेटिव दे दो जो आपको प्रिस्क्राइब की गई है। तो क्या रहेगा, आपको देखो एमसीक्यू क्या पूछा आपसे, विच नर्सिंग एक्शन बेस्ट प्रोमोट एडिक्वेट गैस एक्सचेंज, इस लाइन को आपको ध्यान में रखते हुए अपना आंसर देना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि देखो सीओपीडी वाले पेशेंट को जो है वो 2 लीटर पर मिनट के अंदर इतना अपन क्या रखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। एमसीक्यू पूछा हुआ है, इससे ज्यादा अगर आप ऑक्सीजन दोगे तो यहाँ पे रेस्पिरेशन स्टिमुलस कम हो जाएगा वहाँ पे पेशेंट का, इससे कम भी दोगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का जो लेवल मेंटेन करने के लिए एंड एडिक्वेट गैस एक्सचेंज के लिए आपको क्या करना है, देखो वेंचुरी मास्क का यूज लेना है। अब वेंचुरी मास्क के अंदर क्या होते हैं, कलर्स के अंदर यहाँ पे कलर कोड रहता है कि भाई ये वेंचुरी मास्क से 2 लीटर का ऑक्सीजन जाएगा, ये वेंचुरी मास्क से 4 लीटर का जाएगा, ये 6 जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको देना कितना है, 2 लीटर, तो आपको क्या करना है, 2 लीटर वाला वेंचुरी मास्क आपको वाल्व यूज करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप जो फ्लो मीटर, ये अपना क्या है ऑक्सीजन फ्लो मीटर, इससे अगर आप यहाँ पे क्या रहता है, इसका वाल्व रहता है, अगर गलती से वाल हमने ज्यादा खुल गया, ठीक है, चाहिए कितनी थी, 2 लीटर चाहिए थी, हमने कितनी खोल दी, 10 लीटर, ऐसा क्या हो जाएगा, पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी। बट इस वॉल के द्वारा, अगर ये वॉल वेंचुरी मास्क पे लगाया गया है, इस वॉल के द्वारा अगर आपने यहाँ पे 15 लीटर पर भी आपने ऑक्सीजन कर दी, मगर इस वॉल के द्वारा उसमें पेशेंट में जाएगी कितनी, 2 लीटर ही, बाकी की जो ऑक्सीजन है वो एनवायरमेंट के अंदर स्प्रेड हो जाएगी, बट पेशेंट को नहीं जाएगी। इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, यूजिंग ए हाई फ्लो वेंचुरी मास्क टू डिलीवर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, एकदम प्रिस्क्राइब्ड, एकदम फिक्स डोज के अंदर, एकदम फिक्स अपने क्या करना, मेंटेन कर सकते हैं अपन किसके द्वारा, वेंचुरी मास्क के द्वारा, इसलिए वेंचुरी मास्क इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ज्यादा अपन हॉस्पिटल्स के अंदर इनका यूज होते हुए नहीं देखते हैं, सिंपल फेस मास्क का, नेजल प्रोंग्स वगैरह का इनका यूज देखते हैं, बट वेंचुरी मास्क स्पेशल केसेस के अंदर ही काम में आते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं इसलिए। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, which drug consumption by pregnant lady can lead to baby developing hypertrophic pyloric stenosis, ठीक है। क्या क्या पूछा गया आपसे, विच ड्रग कंजप्शन बाय प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी है और उसने ऐसी कौन सी ड्रग को कंज्यूम किया कि वो बेबी में क्या डेवलप कर देगी, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस कोज कर देगी। क्या क्या होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर, फोर्सफुल वोमिटिंग वगैरह वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, ओलिव शेप मास वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने प्रीवियसली एमसीक्यूज के अंदर आपको करवा रखी है, सब चीज ज्यादा अपन डीप में नहीं जाएंगे, अपने को बस आंसर पता होना चाहिए कि ड्रग कौन सी ऐसी होती है जो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन कोज करवा सकती है। अच्छा एमसीक्यू है, पूछा गया एमसीक्यू भी है नोटसेट के अंदर, जिपमेर के अंदर, ईएसआईसी के अंदर, ठीक है, 3 3 एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया है, और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है, इस एमसीक्यू सेशन का। वैंकोमाइसिन, निफेडिपिन, एरिथ्रोमाइसिन या फिर फेनाइल प्रोपालामाइन, ठीक है, कौन सी ड्रग जो है वो एचपीएस कोज करवा देगी। तो देखिए हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कोज करने और कराने वाली ड्रग का नाम क्या है, एरिथ्रोमाइसिन। अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपने टाइम में एरिथ्रोमाइसिन का यूज करेगी, ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम में, स्टार्टिंग वाले टाइम में जब बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, और तब वो क्या कर लेती है, इरिथ्रोमाइसिन को कंज्यूम करती है, तो उसको बच्चे को क्या हो सकता है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अच्छा एमसीक्यू है। इसके बाद में देखिए और क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ड्रग से रिलेटेड। तो अपने क्या आ जाएगा इसके अंदर, स्टेरॉइड, अगर मदर है वो स्टेरॉइड लेती है तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट अगर हो रहा है मदर को तो क्या ड्रग आएगी, खोज करेगी तो स्टेरॉइड। एमसीक्यू बन सकता है इनसे भी। नेक्स्ट सेकंड वन बात करता हूँ तो वारफेरिन, वारफेरिन अगर मदर ले रही है तो इसमें बच्चे में क्या देखने को मिल सकता है, नेजल, नेजल हाइपोप्लेजिया, ठीक है। नेक्स्ट
कार्बिमाजोल या फिर मेथिमाजोल, ये दोनों अगर पेशेंट मदर इनटेक करेगी तो बच्चे को क्या हो सकता है, एप्लास्टिक क्यूटिस कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ वन ड्रग कौन सी आती है, इरिथ्रोमाइसिन का तो मैंने आपको बता ही दिया, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन किसकी, थैलिडोमाइड। तो थैलिडोमाइड जो वो क्या कोज करवा सकती है, फोकोमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन D3। अगर विटामिन D3 का वो एक्सेसिव कंजप्शन करती है मदर, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, विलियम सिंड्रोम। ठीक है, अब विलियम सिंड्रोम में क्या देखने को मिलेगा आपको, सुप्रावल्वुलर आओर्टिक स्टेनोसिस। इसके बाद में लास्ट वन ड्रग कौन सी है अपनी, लिथियम। अगर वो लिथियम का कंजप्शन करती है तो क्या देखने को मिलेगा, एब्स्टिन एनोमली। ठीक है, तो इन ड्रग से भी एमसीक्यू आ सकता है, लिथियम से पूछा गया है। ठीक है, और बाकी एरिथ्रोमाइसिन से एमसीक्यू पूछा गया है, वेंकोमाइसिन, रेडमैन सिंड्रोम वगैरह। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए आज की क्लास रही होगी। ठीक है, अगर हैंड राइटिंग का अगर किसी को इश्यू लगे तो प्लीज़ एक्सट्रीमली मैं उसके लिए सॉरी हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम आपके इतने पास में है, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग जमा के मैं क्या ही कर लूँगा। ठीक है, बट अगर थोड़ा फास्ट चल के आपको एक दो एमसीक्यूज में और बता पाऊँ, आपके एग्जाम के अंदर वो एमसीक्यू आ जाए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होंगे। बाकी हैंड राइटिंग आपको बढ़िया से बढ़िया आपको एग्जाम पेपर में मिलेगी। ठीक है, जो पीसी रहेगा आपके सामने उसमें बढ़िया से बढ़िया हैंड राइटिंग मिलेगी। वहाँ पे आप अच्छी से अच्छी हैंड राइटिंग को समझ के अच्छे अच्छे आंसर करके आना, यही मेरी बेस्ट विशेज़ है आप सभी के लिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नॉट सेट एग्जाम्स। अगर थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे तो मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा, बट अब जैसे एग्जाम नियर बाई है तो आप अपने आप को जितना कूल रखने की कोशिश करोगे, स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करोगे। ठीक है, अपने पेरेंट्स वगैरह के पास में रहिए, उनसे कांटेक्ट में रहो, ताकि आपको क्या है कि नेगेटिव आप में थॉट्स वगैरह नहीं आएंगे एग्जाम को लेके। ठीक है, बाकी पेरेंट्स के आशीर्वाद लेके जाना एग्जाम दे। अगर ये मेरा आज का लास्ट वीडियो रहता है नोट सेट से पहले का, तो मैं बताना चाहूँगा बस पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके जाना आराम से, और आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। मैं इसके बारे में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि देखो, जहाँ पे आपको अच्छा अगर आपको मैटर मिलता है तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मैं और अच्छा सीख सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आप लाइक तो कर ही दोगे और सब्सक्राइब आप करके जाओगे, क्योंकि आपको और आगे यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बाकी अब फर्दर एग्जाम्स जो भी आएंगे उनके लिए भी हम जो है यहाँ पे आपको डेली यूट्यूब क्लासेज आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, अब रुकेंगे नहीं हम। ठीक है, तो थैंक यू बने रहने के लिए, विश यू ऑल द बेस्ट।